डेट अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं। चलो, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब देखो, हमने यहाँ पर अभी तक चैप्टर 9 पढ़ा। चैप्टर 9 में हमने जो जिसका टाइटल था, क्या था? विटनेसेस। तो कौन कौन विटनेस बनेंगे उसके बारे में जो है आपको ये चैप्टर नंबर 9 बता रहा था, जहां पे हमने हस्बैंड वाइफ के बारे में देखा। कौन कौन हो सकता है विटनेस, कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होते हैं, तो कह रहा कोई भी हो सकता है। कौन कौन नहीं हो सकते उसके बारे में बता रखा है। क्या डम्ब भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। और प्रिविलेज कम्युनिकेशंस के बारे में बता रखा है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा? एडवोकेट क्या किसी के बारे में, अगर कोई क्लाइंट जो है उनके पास आकर के कोई बात कह दे, तो क्या उसको वो डिस्क्लोज कर दे औरों के सामने? ऐसी तरीके की कुछ बातें जो है हमने यहाँ पर पढ़ी थी। इसके अलावा हमने अकम्प्लिस के बारे में सेक्शन 133 देखा, और नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होंगे किसी केस में, उसके बारे में भी हमने देख लिया। तो सामान्य तौर पर हमें चैप्टर नंबर 9 के अंदर टोटल जो सेक्शन है हमने वो कितने पढ़े हैं? 118 से लेकर के 134 तक के सेक्शंस को कवर किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट। कौन सा? चैप्टर नंबर 10। इसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ बहुत और भी चीजें समझ में आएंगी कि भाई ये जो विटनेसेस हैं ये कहां पर क्या काम करेंगे, इनको बुलाया कहां जाएगा, और इनके लिए क्या क्या प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में आपको इस चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने को मिलेगा। जो सेक्शन जो कवर करता है आपके 135 से लेकर के 166 तक के सेक्शंस को। अब देखो, जब विटनेस को बुलाया जा रहा है तो करेंगे क्या उसे बुला करके? तो इसी चक्कर में इसको कह रहा है हम उसको बुला करके उसका एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। देखा होगा आपने, कटघरे में खड़े करते हैं ना लोगों को बुला करके, उनसे बातचीत की जाती है। एक डिफेंस लॉयर जो है वो उस दूसरे उसके अगेंस्ट जो है उससे बातें करता है, मतलब उससे क्वेश्चंस करता है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो दूसरे के उससे करता है। ठीक है, तो दोनों की तरफ से होते हैं, जिसको अपन क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस किन का किया जा रहा है? जो चैप्टर नंबर 9 में बता रखे थे, किन किन का बुला करके उनसे विटनेसेस से क्या क्या किया जाएगा। तो टोटल सेक्शन कितने पता चले हमें? तो हमें पता चला कि 135 से लेकर के 166 तक के जो सेक्शंस हैं उनको ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। यहां पर जब हम टाइटल पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 135 का, तो आपको समझ में आएगी कुछ बातें हैं, उनके बारे में देखते हैं। क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। कह रहा है कि विटनेसेस का क्या किया जाएगा, उनको प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और साथ ही साथ उनका एग्जामिन भी किया जा सकता है। मतलब विटनेस को जब बुलाया जा रहा है तो क्या किया जाएगा, उससे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा है तो डॉक्यूमेंट को भी ला सकता है वो व्यक्ति, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को जिसको बुलाया जा रहा है उसका भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो इसमें लिखा है द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड और एग्जामिन शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। अब देखो, यहां पर यही प्रक्रिया आपको समझनी है कि जब विटनेस को बुलाया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो क्या कुछ भी पूछ लो क्या उससे, कुछ भी तरीके की कैसे भी सवाल कर लो क्या उससे? ऐसा नहीं है। इसलिए कहा है उसने कि ये जो है आपका वो लॉ के थ्रू ही एग्जामिनेशन, जो रेगुलेशंस बता रखे हैं, तो इसलिए कह रहा है कि रेगुलेशन बाय लॉ, रेगुलेटेड बाय लॉ। तो ये जो रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनका एग्जामिनेशन और उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि आप समन भिजवाते हो उस व्यक्ति को, वारंट के थ्रू प्रोड्यूस करवाते हो उस विटनेस को, जिस तरीके से भी आप करवाना चाहते हो, और प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली। अब विटनेस तो दोनों काम में आते हैं ना, सिविल केसेस है तो सिविल केसेस में भी, और क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस में भी, तो दोनों में ही विटनेस आते हैं। तो इन विटनेसेस का जब भी एग्जामिनेशन किया जाएगा तो लॉ के रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस को, प्रोसीजर को फॉलो करोगे, जैसे कि सीआरपीसी में बता रखे हैं, जैसे कि एविडेंस एक्ट में बता रखे हैं, और जैसे सीपीसी में बता रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करोगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब देखो, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब मान लो कोई एग्जामिनेशन जिसका करना है उसके बारे में लॉ कुछ नहीं बताता,
लॉ में कोई बात लिखी नहीं है कि कैसे एग्जामिनेशन किया जाए, या कोई एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं लिखी, तो फिर क्या करोगे? तो फिर कह रहा है कि यहाँ पर फिर पावर जो होगी वो कोर्ट के ऊपर होगी कि वो अपनी तरफ से अपने विवेक को यूज करेगा और फिर उसके हिसाब से एग्जामिनेशन किया जाएगा, प्रोड्यूस करवा सकता है किसी विटनेस को, जहां पर एब्सेंस होगा लॉ के अंदर, है ना। क्लियर हो गई बात? अब सेक्शन नंबर 136 जो है, सेक्शन नंबर 136 भी इस तरीके की कुछ बात करता है। क्या कह रहा है कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो जज करेगा, उसी के पास पावर है। एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो कौन से एविडेंस जो दिए गए हैं उनको कैसे यूज किया जाए, कैसे उनको एडमिसिबल किया जाए, तो ये सब बातें तो केवल जज के ऊपर ही तो निर्भर करती है ना। तो वही पावर यहाँ पर 136 में दी हुई है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होने लायक है, ये चीज डिसाइड कौन करेगा? जज करेगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये जज डिसाइड करता है ऐसी चीजों को, तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। क्या करता है? कुछ 3 तरीके के प्रिंसिपल्स जो हैं इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेक्शन नंबर 136 में बताए हुए हैं, क्लॉज 1 करके, क्लॉज 2 करके और क्लॉज 3 करके, कि कौन कौन से एविडेंस को ये एडमिसिबल मान सकता है। देखिए क्या क्या लिखा है। When either party proposes to give evidence of any fact, जहां पर कोई भी पार्टी का मतलब क्या है? या प्लेंटिफ, या डिफेंडेंट, अक्यूज, या दूसरी तरफ से विक्टिम, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब वो कोई भी पार्टी जो है वो क्या कर रही है? किसी फैक्ट को लेकर के, फैक्ट समझते हो ना, किसी भी तथ्य को लेकर के जिसके बारे में वो बयान दे रही है, उसको लेकर के एविडेंस दे रही है कोर्ट में। तो जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैनर अलेज द फैक्ट। अब जज जो है उस व्यक्ति से, जिस पार्टी ने ऐसा एविडेंस दिया है जज के सामने, और कहता है कि साहब इस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में वो बताता है कि साहब इस व्यक्ति ने चोरी की है, अलेज्ड फैक्ट लिखा हुआ ना, जिसके बारे में अभिकथित है, कहा गया है, उस फैक्ट के बारे में अगर कोई भी एविडेंस दिए गए हैं तो फिर जज तो उससे क्वेश्चन करेगा ही। और जब जज क्वेश्चन करेगा और ये प्रूफ हो जाता है, लिखा है इफ प्रूव्ड, इफ प्रूव्ड, यदि वो चीजें प्रूफ हो जाती हैं तो फिर क्या होगा? वुड बी रिलेवेंट, तो कोर्ट क्या मान लेगी? उनको रिलेवेंट मान लेगी। क्लियर हो रही बात? भाई फैक्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा, फैक्ट के आधार पर जो जो चीजें देख रखी हैं, जो जो समझ में आ रही हैं, उनके आधार पर ले लो ये सारी चीजें। तो फिर अगर वो चीज कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देती है, आपकी जो एविडेंस दिए हैं आपने, और जिन फैक्ट के बारे में बताने के लिए कहा है उसके ही रिलेटेड एविडेंस है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट उससे एडमिसिबल मान सकती है, रिलेवेंट होगा तो इसलिए लिखा है, नीचे लिखा है एंड जज। अब जैसे ही वुड बी रिलेवेंट, अगर वो रिलेवेंट लगेगा और वो प्रूफ हो जाता है यदि, तो क्या होगा? जज शैल एडमिट। देखो शैल का मतलब क्या है कि जज क्या होगा, उसकी ड्यूटी हो जाएगी कि वो क्या कर ले? एडमिट कर ले। क्लियर हो रही बात? तो जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक फिट दैट द फैक्ट, यदि उसको उचित लगता है, दिखाई देता है किसी फैक्ट के बारे में कि ये प्रूव्ड हो चुका है और ये रिलेवेंट है, तो फिर उसे क्या करेगा? एडमिट कर लेगा, नॉट अदरवाइज, और कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो उसके लिए सपोर्टिव एविडेंस चाहिए, कोई और चीज चाहिए, तो वो भी मंगा सकता है। भाई फैक्ट एविडेंस तो आप दे ही रहे हो, लेकिन कितना रिलेवेंट है वो तो डिपेंड करेगा ना कोर्ट पे, वो देख रहा है वो चीजों को। तो ये सारी चीजें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि कोई फैक्ट इशू होता है या अलेज्ड फैक्ट होते हैं, उनको लेकर के तो विवाद छिड़ गया ना, तो उनसे रिलेटेड तो एविडेंस चाहिए होते हैं। तो ये बात कहां बताई हुई है कि केवल रिलेवेंट एविडेंस केवल उन्हीं चीजों से, उन्हीं तथ्यों से रिलेटेड होना चाहिए। सेक्शन नंबर 5 में बता रखी है, केवल फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड और रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही क्या दे सकते हो आप? एविडेंस दे सकते हो। इसके अलावा किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं दे सकते हो। लेकिन ये रिलेवेंट होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? तो वो आपको बताना पड़ेगा कैसे कैसे है। तो फिर कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाए, कोर्ट को प्रूफ कर दो ये चीजें अदर एविडेंसेस से या जिस तरीके से भी करना चाहते हो, तो फिर कोर्ट उसे एडमिट कर ले। तो एक एक बात समझ में आ गई एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग?
तो ये आपको रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बताता है। अब देखिए दूसरी तरफ दूसरा जो पैराग्राफ है इसका, ये क्या बता रहा है। तो एक तो क्लियर हो गया हमारा कि क्या करना पड़ेगा। आप अगर जज के सामने कोई एविडेंस दे रहे हो और वो प्रूव हो जाता है और आप उसे रिलेवेंट साबित कर देते हो कोर्ट के सामने और कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो एडमिट कर लिया जाएगा। दूसरा क्लॉज देखिए, if the fact proposed to be is the fact proposed to be proved is one of which the evidence is admissible only upon proof of some other fact। अब यहां पर इसे देखना पड़ेगा, सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट फर्स्ट मेंशन unless the party undertaken to give proof of such fact and court is satisfied विद सच अंडरटेकिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन नंबर 104 के बारे में, अगर याद हो आपको, कि एक चीज को प्रूव करने के लिए पहले दूसरी चीज प्रूव करनी पड़ती है, पढ़ा था ना ये चीज। तो वही चीज कह रहा है कि जब आप किसी बात के बारे में कोर्ट के सामने किसी तथ्य को रख रहे हो तो कह रहा है कि पहले उस तथ्य को रखने से पहले क्या करो, उससे पहले जिस पर वो आधारित है उस तथ्य के बारे में बताओ, तभी तो वो एडमिसिबल होगा। जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, बिल्कुल। अब आप कोई डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे रहे हो तो पहले ये बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की क्या हो चुकी है, डेथ हो गई है, पहले इसे प्रूव करो। इसलिए कह रहा है कि पहला कोई अगर कोई फैक्ट के बारे में कोई एविडेंस दे रहे हो तो वो जो अदर किसी फैक्ट से रिलेवेंट है, अदर फैक्ट जो है उससे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले लास्ट मेंशन फैक्ट को प्रूव करो, फिर उसके बाद ही आपका फर्स्ट मेंशन फैक्ट जो है कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। और जब तक की पार्टी ऐसा प्रूफ नहीं कर देती तब तक मान ही नहीं सकती ना कोर्ट, एडमिसिबल कर लेगी क्या, कोर्ट लेगी नहीं। तो इसलिए लिखा है कोर्ट इज सेटिस्फाइड सच अंडरटेकिंग। जैसे कि आपने कोर्ट के सामने क्या दिया, सेकेंडरी एविडेंस दिया, पढ़ा है ना ये भी। सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो कोर्ट के सामने तो कोर्ट ले लेगी क्या उसे, कोर्ट नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी, पहले तो कहेगी भैया प्राइमरी एविडेंस दो, और कोर्ट के सामने आप कह रहे हो कि साहब सेकेंडरी एविडेंस ही मेरे पास तो प्राइमरी नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या कहेगी, 65 के कंडीशंस हैं उनमें से कोई चीज को प्रूव कर दो तो हम ले लेंगे। क्लियर हो गई बात, वही चीज है ये। दूसरा देखिए, सॉरी दूसरा तो कंप्लीट हो गया, तीसरा देखिए ये क्या बताता है। इफ रिलेवेंसी ऑफ वन अलेज्ड फैक्ट डिपेंड अपॉन द अनदर अलेज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, judge may in his discretion either permit evidence of first fact to be proved given before second fact is proved, require the evidence to be given of the second fact or before evidence of the first fact। ये भी सेम वही चीज है। ये क्या कह रहा है, रिलेवेंसी होनी चाहिए किसकी, यदि एक फैक्ट जो जिसके बारे में कह रहे हो वो डिपेंड है किसके ऊपर, अनदर फैक्ट के ऊपर। ये भी सेम उसी तरीके की चीज है, अनदर फैक्ट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो कह रहा है कि पहला फर्स्ट प्रूव कर दो। ऐसा आप देखो ये क्या है, ये ए फैक्ट है और ये क्या है, दूसरा फैक्ट है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अब कोर्ट चाहे तो कह देगा कि ये फैक्ट प्रूव कर दो, या कोर्ट कहेगा ये फैक्ट प्रूव कर दो, इनमें से कोई भी एक प्रूव कर दोगे तो कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा कि एक दूसरे से लिंक है, तो उसमें भी एडमिसिबल हो सकता है। जबकि जो सेकंड रूल था उसमें क्या करना पड़ रहा था, पहले सेकंड वाला प्रूव करना पड़ रहा था फर्स्ट के लिए, और जबकि इसमें क्या था, रिलेवेंसी प्रूव करनी पड़ रही थी। तो ये इनमें से कोई भी चीज हो सकती है ना। जैसे कि सी इलस्ट्रेशन इसी से रिलेटेड है, आप चाहो तो देख सकते हो। एक ए इलस्ट्रेशन समझ में आ गया, बी इलस्ट्रेशन समझ में आ गया, सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड है। सी इलस्ट्रेशन देख लो एक बार, इससे समझ में आ जाएगा।
देखिए, ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ए ने क्या कर रखा है, कोई ए जो है वो अक्यूज है, उसने कोई रिसीव करी है स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो हम धारा कौन सी लगाते हैं आईपीसी की, सेक्शन नंबर 411 लगा देते हैं। क्लियर, 410 में और 411 में, ठीक है। अब यहां पर आपको पता चलता है कि अब उसके पास मिली है और वो जानता था इस बात के बारे में कि वो स्टोलन है, तो हम यही तो मानेंगे ना कि स्टोलन प्रॉपर्टी है। अब इट इज प्रपोज टू प्रूव दैट ही डिनाइड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वो ये कह रहा है कि साहब वो प्रूव कर रहा है इस बात के बारे में कि जो ये प्रॉपर्टी है कि ये मेरे पोजेशन में नहीं थी, या ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात को साबित करना होगा कि नहीं होगा, बताओ। कोर्ट तो कहेगी ना तुम मना कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, तो प्रूव करो इस चीज को। तो अब क्या करेगा वो व्यक्ति, कैसे प्रूव करेगा उसे, तो कह रहा है रिलेवेंसी ऑफ द डिनाइल डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले तो प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी जो है कि किसके नाम है, क्या प्रॉपर्टी है, वो बताए पहले तो, कहां से आई तुम्हारे पास, उसको बता दे यार, इससे डिपेंड पता चल जाएगा, नहीं पता जाएगा। कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द प्रॉपर्टी टू बी आइडेंटिफाइड बिफोर द डिनाइल ऑफ द पोजेशन इज प्रूव्ड। कोर्ट या तो ये प्रूव करवाने के लिए कह सकती है, या कोर्ट परमिट द डिनाइल ऑफ द पोजेशन टू बी प्रूव बिफोर अ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइड। मतलब दोनों में से किसी तरीके की कोई चीज को प्रूव करने के लिए कह सकती है। क्लियर होगी बात, दोनों तरीके की बातें हो रही है यहाँ पर। या तो वो प्रॉपर्टी अगर उस पर आई है तो ये बता दे कि भाई उस प्रॉपर्टी आई कहां से, जैसे खरीदी है या कोई और तरीके से आइडेंटिफाई करे उसे। और अगर उस पर वो पहले से ही थी या मेरे पूर्वजों से मिली हुई है तो उसके बारे में, मतलब कुछ ना कुछ उसको सबूत देने पड़ेंगे। तो अब या तो ए दे दे या बी दे दे, उससे डिपेंडेंसी पता चल जाएगी ना। तो ये रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट ही तो हो गई एक तरीके की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस सेक्शन नंबर 36 में तीनों तरीके की चीजों को आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। और जिस तरीके से भी आपने प्रूव कर दिया और कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एविडेंस ऐसा जो दिया गया है आपके द्वारा प्रूव किया गया है वो क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा, कोर्ट उसे एडमिट कर लेगा ऐसे एविडेंस को, ठीक है। तो ये जनरल प्रिंसिपल बताता है सेक्शन नंबर 136। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 137 देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको एग्जामिनेशंस के बारे में बताता है कि कितने तरीके के एग्जामिनेशंस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा है और उनको डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि इसमें तीन तरीके के एग्जामिनेशन बता रखे हैं और उन एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने बता रखा है पहले एग्जामिनेशन इन चीफ को क्या कहते हैं, उसको डिफाइन कर रखा है। फिर उसके बाद बता रखा है क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद बता रखा है री एग्जामिनेशन क्या होता है। अभी इसने क्रम नहीं बताया कि सबसे पहले कौन सी चीज होगी, अभी केवल इसने डिफाइन किया है, ठीक है। इसमें इन तीन शब्दों को डिफाइन किया है। पहला है एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ। दूसरा क्या था, क्रॉस एग्जामिनेशन। तीसरा क्या था, री एग्जामिनेशन। अभी इसने क्रम नहीं बताया कि सबसे पहले कौन सी चीज होगी, लेकिन इसने क्या बता रखा है यहाँ पर, इसने ये बताया है कि क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन किसको कहते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ किसे कहते हैं, और री एग्जामिनेशन किसे कहते हैं। अब इनको देखिए क्या बता रहा है। सबसे पहला, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। अब इसे समझो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो भी पार्टी चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, अपनी तरफ से किसी विटनेस को बुलाती है और वो खुद ही उसका एग्जामिन कर रही है, अपने ही एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। वकील करे पार्टी करे, तो अब जिसने बुलाया है वो ही एग्जामिन कर रही है।
तो उसे क्या कहेंगे, लिखा है ना एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय अ पार्टी, उस पार्टी के द्वारा जिसने उसे बुलाया, लिखा हु कॉल हिम, जिसने उसे बुलाया है और उसी के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन किसे कहते हैं, देखो यहां देखो, बुलाया किसको, बुलाया किसने, किसी ए नाम की पार्टी ने जो है अपने विटनेस को बुलाया एग्जामिनेशन करने के लिए, एग्जामिनेशन चीफ करने के लिए। तो ए पार्टी ने जो बुलाया, खुद ने बुलाया है उसे विटनेस को, सपोज करो बी नाम का विटनेस है, इसको बुलाया गया है और खुद ही इसका एग्जामिनेशन भी कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे। लेकिन बुलाया किसने, ए ने किसको बुलाया और कर कौन रहा है एग्जामिनेशन, दूसरी पार्टी कर रही है, अपोजिट पार्टी कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन। लेकिन री एग्जामिनेशन क्या होता है, अब एग्जामिनेशन चीफ होने के बाद जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है उसी का ही क्या होता है, री एग्जामिनेशन होता है। लेकिन करता कौन है अब उसे, जिसने बुलाया है वही करती। किन बातों को एक्सप्लेन करवाने के लिए, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किए हैं उनके बारे में। देखो क्या लिखा है, क्रॉस एग्जामिनेशन देख लो एक बार, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी कौन सी होगी, अपोजिट पार्टी। अब वो प्लेंटिफ भी हो सकती है, वो डिफेंडेंट भी हो सकती है। शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, तो फिर उसके द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाएगा। अब री एग्जामिनेशन क्या होता है, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय अ पार्टी हु कॉल्ड हिम, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद फिर से उसी पार्टी के द्वारा जिसने उस विटनेस को बुलाया था उसके द्वारा जो एग्जामिनेशन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, री एग्जामिनेशन कहेंगे। लेकिन री एग्जामिनेशन कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसी पार्टी, उस विटनेस का क्या हो चुका हो, पहले क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका हो, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन जिस पार्टी ने उसे बुलाया है, जिस विटनेस को बुलाया गया है जिस पार्टी के द्वारा, वो ही उसका री एग्जामिनेशन करती है। क्लियर हो गई बात है तीनों। तो अब ये किस क्रम में काम करते हैं, मतलब पहले क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, एग्जामिनेशन चीफ किया जाएगा या री एग्जामिनेशन किया जाएगा, इसके बारे में आपका सेक्शन नंबर 138 बताता है और इसलिए लिखा है वहां पर ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम में, कौन से क्रम में किया जाएगा, क्या एग्जामिनेशन जब होंगे तो कैसे ऑर्डर पे चलेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट कैसे होगा, फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, केवल एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा सबसे पहले किसी विटनेस को जब बुलाया जाएगा। फिर सेकंड में क्या होगा, उसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद ही, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही थर्ड क्या आता है, फिर ही री एग्जामिनेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया फिर री एग्जामिनेशन होगा, या क्रॉस एग्जामिनेशन करके के बाद एग्जामिनेशन चीफ होगा, कैसे होगा, ऐसे क्रम से होगा। ये कहां बताया हुआ है, सेक्शन नंबर 138 में बता रखा है। क्या लिख रहा है, विटनेस शैल बी फर्स्ट, विटनेसेस जो भी होंगे उनका पहली बार क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाएगा, फिर उसके बाद एडवर्स पार्टी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, ठीक है, फिर उसके बाद ही उसका री एग्जामिनेशन होगा। वो अभी आएगा, देखो अभी पढ़ोगे जब आएगा कि क्रॉस री एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं उनको, अब इसने तो एग्जामिनेशन में तो उससे जनरल जनरल चीज पूछे, तो अब जो चीजें पूछी गई हैं उन्हीं का ही वो क्या कर रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है। ठीक है, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ और चीजें भी निकल के आ गई जिनके बारे में एग्जामिनेशन चीफ में पूछा ही नहीं गया था, तो एक्सप्लेन अब खुद तो कर नहीं सकती पार्टी, तो किससे करवाएगी, उसी विटनेस से तो करवाएगी। तो उस चीज को एक्सप्लेन करवाने के लिए वो क्या करवा रही है, री एग्जामिनेशन करवा रही है। निकल गया रही बात, इसको समझो। देखो नीचे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 138 में क्या क्या लिखा है, देखो एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द रिलेवेंट फैक्ट। कैसे होने चाहिए, आप कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते उस व्यक्ति से,
केवल फैक्ट से रिलेटेड, जो फैक्ट इन इशू है उसी से ही संबंधित बातें कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेटेड टू द रिलेवेंट फैक्ट, but cross examination need not to be confined to the fact to which the witness testified on his एग्जामिनेशन चीफ। तो ये कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में केवल ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछ लिया गया है, ऐसा नहीं है। कुछ और चीजें अगर पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है, लेकिन होनी कैसे चाहिए, वो रिलेवेंट फैक्ट होनी चाहिए। अब मान लो रिलेवेंट फैक्ट की तो बात कर दी और फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड होनी चाहिए, ये तो मतलब हुआ इसका। एग्जामिनेशन चीफ में उसने 3 ही सवाल पूछे उससे, लेकिन एग्जामिनेशन चीफ में जो पूछे हैं उसके अलावा अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में वो 10 सवाल पूछना चाहता है तो रोक सकते हो क्या? इसलिए कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में हर बात किससे रिलेटेड, रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड। नहीं तो फिर वो क्या कहता है, ऑब्जेक्शन माय मिलॉर्ड। करता है कि नहीं करता ऑब्जेक्शन? कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है ये मेरे क्लाइंट से या मेरे विटनेस से, ऐसी चीज। अब देखिए इसी तरीके की चीजें दे रखी हैं, डायरेक्शन बता रखा है री एग्जामिनेशन के लिए, कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि कब ही री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। देखो कि अब री एग्जामिनेशन में जब पार्टी पूछेगी, कौन सी पार्टी पूछ रही थी इससे कुछ भी? जिसने विटनेस को बुलाया था, एग्जामिनेशन इन चीफ जिसने किया था जिसका, उसी का ही री एग्जामिनेशन हो रहा, पार्टी उसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब ये पूछेगी क्या, इससे क्या डायरेक्शन है इसके लिए? देखो कह रहा है री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर, अंडरलाइन कीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर, रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जो क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल किए गए हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करवाने के लिए उससे री एग्जामिनेशन में क्या किए जाएंगे, क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यू मैटर इज बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और कोई नया मैटर कुछ पूछना है उसको तो फिर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। री एग्जामिनेशन में जब बातें कर रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन चीज तो पहले ही हो चुका है। और जब एक बार किसी व्यक्ति का री एग्जामिनेशन कर लिया गया तो उसने फिर से कोई क्वेश्चन पूछा होगा, बताओ हाँ के ना, उसने नई नई चीजें और एक्सप्लेन करवाई होंगी, तो दूसरी पार्टी फिर से आएगी, वो कहेगी साहब मैं और क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ क्योंकि इसने दोबारा कुछ पूछा है ना। अब एग्जामिनेशन चीफ थोड़ा ना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन चीफ तो एक बार ही होता है, ये चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, इसलिए लिखा है, अगर ये कंपल्सन नहीं कि करना ही पड़ेगा, इसलिए लिखा है एडवर्स पार्टी में, मतलब उसके पास डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो पूछ सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं। मे फर्दर क्रॉस एग्जामिन अपॉन दैट मैटर। अच्छा एक बात आपको क्या याद रखनी है, एक केस लिखिए, गोपाल शरण वर्सेस सत्यनारायण, गोपाल शरण वर्सेस सत्यपाल, 1988 का केस है, 1988। इस केस में ये कहा गया था किसी व्यक्ति का अगर एग्जामिनेशन इन चीफ कर लिया गया है, क्या कर रहा है, और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया है, तो क्या जो एग्जामिनेशन चीफ में जो बातें की गई थी, पूछी गई थी, तो क्या वो वैल्यूएबल होंगी, एडमिट की जा सकती है क्या, जो विटनेस ने कही है? तो कह रहा है कि ये वैल्यूलेस होंगी क्योंकि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तो हुआ ही नहीं पार्टी के द्वारा, तो एग्जामिनेशन चीफ में तो जो जो बातें कही है उससे क्या मतलब रहेगा। तो इसलिए इसमें मना किया गया कि ये जो एग्जामिनेशन चीफ किसी पार्टी का या विटनेस का कर लिया जाता है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता तो फिर एग्जामिनेशन चीफ का कोई मतलब ही नहीं रहता, वैल्यूलेस होते हैं। देखो इफ अ विटनेस, इस केस में लिखिए क्या हुआ था, इफ अ विटनेस आफ्टर बीइंग एग्जामिन इन चीफ, आफ्टर विटनेस बीइंग एग्जामिन्ड इन चीफ, उसका क्या किया, यदि ऐसा कोई विटनेस
जिसका एग्जामिनेशन किया जा चुका है, लेकिन क्या हुआ, डज नॉट अपीयर, does not appear to him to subject him, does not appear to subject him to cross examination। वो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे आया ही नहीं। हिज एविडेंस, तो हिज एविडेंस देख लिया, क्रॉस एग्जामिनेशन, हिज एविडेंस बिकम वैल्यूलेस, तो फिर उसके जितने भी एविडेंस दिए गए हैं वो कोई भी काम के नहीं रहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए सेक्शन नंबर 139 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 139 जो है आपका, वो बताता है कि कब किसी व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन में जिस व्यक्ति को बुलाया गया है, तो क्या उससे किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए भी क्या कहा जा सकता है क्या, या जिस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, तो क्या ऐसे व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है क्या, बोलो। तो जिस पर्पज के लिए बुलाया उसी काम को तो करवाओगे उससे, या कोई भी काम करवा लोगे उससे, ठीक है ना। तो उसी तरीके की बात जो है आपकी इस सेक्शन में कही गई है। देखिए क्या कह रहा है ये, तो क्या कह रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, जिस व्यक्ति को किस बात के लिए बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाया गया था, समन किया था उसको कि भाई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसी में उससे मंगवाया है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहा, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट वो व्यक्ति क्या चाहता है, अब कह रहा है कि जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हारा हाथ के हाथ क्या कर लेता हूं, क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर लेता हूं। तो यहां पर सेक्शन नंबर 139 जो है वो साफ साफ मना करता है कि आपने पहले उसे कोई इंफॉर्मेशन कोई मैसेज नहीं दिया और आपने केवल उसे डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, तो आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकते। फिर हो सकता था, क्या लिखा है देखिए, अ पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, ऐसा व्यक्ति जिसको समन किया गया था किस बात के लिए, प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय मेयर फैक्ट, तो वो विटनेस तो है नहीं, केवल इस आधार पर विटनेस थोड़ा बन जाएगा, किस आधार पर कि भाई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया है, तो विटनेस तो नहीं है। तो फिर ऐसे केस में कह रहा है कि जब विटनेस ही नहीं है तो कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन, जब तक कि अनलेस अनटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस, जब तक कि उस व्यक्ति को विटनेस के तौर पर कॉल नहीं किया जाता, बुलाया नहीं जाता, तब तक उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। क्लियर हो रही बात। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके। अब देखिए सेक्शन नंबर 140, सेक्शन नंबर 140 जो है आपका वो बता रहा है कि विटनेसेस टू द करेक्टर, करेक्टर के बारे में कहां पढ़ा था, बताओ कौन सा सेक्शन था, 52 से लेकर के 55 तक के जो सेक्शन थे वो करेक्टर के बारे में बता रहे थे, क्रिमिनल केस में करेक्टर क्या होगा, सिविल केस में क्या होगा, पढ़ा था ना अपन ने। तो उसी तरीके के बारे में यहाँ पर विटनेसेस के करेक्टर को भी लेकर के बात हो रही है। तो कह रहा है कि क्या विटनेसेस के करेक्टर को लेकर के क्या किया जा सकता है, तो कह रहा है कि क्या विटनेस के करेक्टर को लेकर के क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन भी हो सकता है क्या, तो कह रहा है कि बिल्कुल हो सकता है, विटनेसेस टू द करेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन। तो जिन्होंने भी करेक्टर को लेकर के विटनेसेस बने हैं, गवाहियां दी हैं, साक्ष्य दिए हैं, तो जिन्होंने भी करेक्टर को लेकर के जो भी बातें कही हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है और री एग्जामिनेशन भी। पूछेंगे तो सही ना कि भाई तुम कैसे बता रहे हो करेक्टर के बारे में, भाई तुम करेक्टर के बारे में किसी महिला के ऊपर आरोप लगा रहे हो किसी तरीके के, या महिला किसी के ऊपर करेक्टर को लेकर के आरोप लगा रही है, तो फिर उनसे पूछा तो जाएगा ना कि तुम अगर ये कह रहे हो तो तुम बताओ इस चीज के बारे में। तो ऐसी चीजें, इसलिए क्या है विटनेसेस टू द करेक्टर। अब यहां पर बात हो रही है सेक्शन नंबर 141 की,
और ये कहता है लीडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि लीडिंग क्वेश्चन कहां पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन नंबर 141 में क्या होता है ये लीडिंग क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है लीडिंग क्वेश्चन को, पहले इसको लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगा क्या होता है ये। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट टू रिसीव कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि लीडिंग क्वेश्चन बोल रहा है तो क्वेश्चन तो है ही वो। अब क्वेश्चन के अंदर ही उसका क्या छुपा हुआ है, आंसर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ है, तो पार्टी को कुछ और बताने की जरूरत होती नहीं है। तो उसी के अंदर ही क्या है, आंसर छुपा हुआ है, तो वो आंसर क्वेश्चन के अंदर सजेस्ट किया गया है। तो उससे क्या पूछा जाता है, क्या तुम जयपुर में रहते हो, क्या तुम जयपुर में रहते हो। तो क्या इसमें आंसर छुपा है, क्या छुपा है ना, जयपुर में रहना। वो कहेगा क्या, केवल हाँ मैं रहता हूं। तो ऐसी जो सजेस्ट करते हो किसी चीज को, वो क्या करते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, यहां पर देखो दोबारा से पढ़ो, लिखा है एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आंसर सजेस्ट करता हो, विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस, और जिससे भी ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं और एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि वो ऐसी चीजों को रिसीव करे। ठीक है, ऐसे ही तो पूछे जाते हैं। आगे देखिए, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कि अब उसे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या चीज नहीं पूछी जा सकती और क्या नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जिस लीडिंग क्वेश्चन की अभी बात कर रहे थे, क्या ये लीडिंग क्वेश्चन कौन से एग्जामिनेशन के दौरान पूछा जा सकता है और कौन में नहीं पूछा जा सकता, ये भी कहा गया है। जैसे कि लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट, if objected to by the adverse party, be asked in examination chief। लीडिंग क्वेश्चन किस में नहीं पूछे जा सकते, एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते, री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। बस कोर्ट ने परमिशन दिए तब तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन किस में पूछे जा सकते हैं फिर, जब एग्जामिनेशन चीफ में मना कर दिया, री एग्जामिनेशन में मना कर दिया, फिर किस में पूछोगे, फिर सीधी सी बात है। इसलिए कह रहा है सेक्शन नंबर 142 तो मना कर रहा है कि कहां नहीं पूछे जा सकते, तो इसने क्या बता दिया आपको अभी, तो 142 जो है वो मना करता है 140 जो 2 है आपका, वो साफ साफ मना करता है आपसे कि लीडिंग क्वेश्चन जो है आपके, ना तो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जा सकते हैं और ना ही री एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जा सकते हैं, लेकिन कब पूछे जा सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से, है ना। ठीक है, लेकिन सेक्शन नंबर 143 क्या कहता है, ये यहां पर आपको बताता है कि कब पूछे जा सकते, जब इन दोनों में नहीं पूछे जा रहे तो कह रहा है कि केवल ये लीडिंग क्वेश्चन जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। लेकिन देखो, जब आप ये पढ़ोगे कि कोर्ट ने अगर परमिशन दी आपको लीडिंग क्वेश्चन पूछने की, तो कैसे कोर्ट पहले आपसे सेटिस्फाइड होगी कि आप पूछना क्या चाहते हो और क्या पूछ सकते हो उससे लीडिंग क्वेश्चन में। तो उसके लिए कहा गया है, क्या कह रहा है देखिए,
कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन, कोर्ट जो है परमिट कर सकती है लीडिंग क्वेश्चन के लिए एज टू द मैटर विच इंट्रोडक्टरी, जहां पर आप उसे क्या पूछ रहे हो, इंट्रोडक्टरी सवाल पूछ रहे हो, ऐसी चीजें पूछ रहे हो जो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हो, जैसे उसका नाम गांव और सारी चीजें उसके बारे में पूछ रहे हो। और अनडिस्प्यूटेड मैटर जो है जिस पर डिस्प्यूट नहीं है किसी तरीके का, वो अगर मैटर पूछ रहे हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। विच हैव इन इट्स ओपिनियन बी ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूव्ड, और उसको लग रहा है कि ये सारी चीजें सफिशिएंटली प्रूव हो चुकी हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्लियर ये बात? 142 में पूछ रखा, पैरा नंबर 2। अनडिस्प्यूटेड का मतलब ये हुआ, इंट्रोडक्टरी तो ये हुआ कि आप उससे इंट्रोडक्शन पूछ रहे हो, उसका नाम पूछ रहे हो, कह रहा है आपका नाम क्या राहुल दीवान है, तो आप कह रहे हो हाँ साहब मेरा नाम राहुल दीवान है। आप जयपुर में रहते हो, हाँ साहब जयपुर में रहते हैं। ऐसे बना के नहीं लाते क्या पहले से विटनेसेस को? तो ये सारी चीजें पूछ रहा है। फिर कह रहा है अनडिस्प्यूटेड होने चाहिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि किसी चीज के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है पहले से और उस भी आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्लियर हो गई सारी बातें? अब देखिए सेक्शन नंबर 144, सेक्शन नंबर 144 देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 144 कहता है एविडेंस एज टू द मैटर इन राइटिंग। अब आपको अगर कोई मैटर देना है, मतलब कोई एविडेंस देना है किसी मैटर के ऊपर, ठीक है, तो वो हमेशा कैसे दोगे आप? इन राइटिंग ही दोगे। तो क्या कह रहा है देखिए, एनी विटनेस में बी आस्क, कोई भी विटनेस जो है उससे अगर कुछ पूछा जाता है वाइल अंडर द एग्जामिनेशन, कब किया पूछा जा रहा है? एग्जामिनेशन के दौरान। और एग्जामिनेशन कौन से? तीनों में से किसी में भी, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में। वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और किससे रिलेटेड है वो? वेरी गुड। तो मतलब सेक्शन नंबर 91 से रिलेटेड है, जहां पर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात की जा रही है, जहां पर कैसे कैसे एविडेंस लिए जाते हैं केवल, बिल्कुल, ओरल को तो एक्सक्लूड कर देते हैं और कैसे लेते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। उन्हीं की बात ये सेक्शन नंबर 144 करता है आपका। क्या बता रहा है ये? कह रहा है एनी विटनेस में बी आस्क्ड व्हाइल द अंडर द एग्जामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज टू विच ही इज गिविंग एविडेंस, और वो उससे रिलेटेड एविडेंस देना चाहता है, वाज नॉट कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट में नहीं है, नहीं थी। if he says that he was, or if he says about to make any statement as to the content of the document, अब वो यदि वो किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे कंटेंट के बारे में अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट और टू बी प्रोड्यूस, उससे प्रोड्यूस करने के लिए कहेगा। और एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट सच एविडेंस बीइंग गिवन, और उससे जो एडवर्स पार्टी होगी वो एविडेंस लाने के लिए कहेगी। अंटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस, जब तक कि ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता, अंटिल फैक्ट हैव बीन प्रूव्ड, और जब तक कि ऐसा कोई फैक्ट प्रूफ ना कर दिया जाए, विच एंटाइटल्ड पार्टी टू कॉल्ड अ विटनेस टू गिव अ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट, जब तक कोई दूसरी पार्टी जिसने उसे कॉल किया है विटनेस को, वो नहीं कर, क्या नहीं मंगवा सकती, उससे कोई सेकेंडरी एविडेंस नहीं मंगवाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो आपको क्या देना पड़ेगा? प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा, और प्राइमरी नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिर उसी केस में सेकेंडरी दे सकते हो, नहीं तो नहीं दोगे। तो आप अगर कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो किसी चीज के बारे में, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा। हाँ उसके पास नहीं है ना, वो तो मंगवा रहे हैं उससे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एज टू विच द इज गिविंग एविडेंस, मतलब जिस चीज से, आपने वो नहीं पढ़े क्या, वो एक्सप्लेनेशन थे उसके जो एक्सप्लेनेशन पढ़े थे, हाँ हाँ,
उसी तरीके की चीज कह रहा है कि सपोज करो कभी कभी क्या होता है कि एविडेंस तो ले रहे हो आप किसी पार्टी से, और एविडेंस जब ले रहे हो तो वो चीजें जो है वो वर्बली उसके अंदर लिखी नहीं है, डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉरी रिटन में नहीं लिखी हुई, जो आप वर्बली बता रहे हो, कह रहे हो कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर तो आप 92 के एक्सेप्शन में जा रहे हो, तब तो बात अलग है, नहीं तो आपको हर एक चीज का रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो वही चीज कह रहा है ये, नहीं तो आपके पास वो भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दो। क्लियर होगी बात? अब एक्सप्लेनेशन में देखो वही चीज एक्सप्लेन की हुई है कि विटनेस में गिव और ओरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट आर देमसेल्फ रिलेवेंट। क्लियर हो गई बात? कि अगर विटनेस जो है वो कब ओरल एविडेंस दे सकता है किसी स्टेटमेंट को लेकर के जो दूसरी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो कह रहा है कि अगर वो रिलेवेंट है ना उससे तो फिर दे सकता है, उसके बारे में बता सकता है कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर हो रही है बात? जैसे कि एक इलस्ट्रेशन देख लो इसमें, क्वेश्चन इज वेदर ए असोल्टेड बी। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को असोल्ट किया है। अब सी जो है डिपोजेस, सी कहता है ही हर्ड, उसने सुना है, सी क्या कर रहा है, डिपोज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि वह कह रहा है कि मैंने सुना है ए सेड टू डी, ए जो है वो डी से कह रहा था कि बी रोट अ लेटर अक्यूजिंग ऑफ थेफ्ट। बी जो है उसने क्या लिखा है, एक लेटर लिखा है, किस बात के बारे में, कि थेफ्ट के बारे में, कि उसने थेफ्ट किया है, एंड आई विल रिवेंज ऑन हिम। अब ये क्या कह रहा है कि जो ए नाम का व्यक्ति है उसके बारे में बता रहा है, ये व्यक्ति क्या बता रहा है कि साहब ऐसे ऐसे जो वो व्यक्ति है, तो अब यहां पर जो मेन बात है वो क्या है कि सी जो है इस बात के बारे में एक्सेप्ट करता है कि उसने क्या करा है, ए को कहते हुए सुना है डी के बारे में, ए से, ए कह रहा है डी से कि बी ने ऐसे ऐसे एक लेटर लिखा है, और कि किसको लिखा है, उसको लिखा है, किसको, सी को, और इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, आई विल रिवेंज ऑन हिम, तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट है। हो गया कि नहीं हो गया? अरे आपको कोई कुछ गलत तरीके की कोई चीज लिखे और वो आप पे इल्जाम लगा रहा है चोरी का, तो आप क्या कहोगे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए शोइंग एज मोटिव, तो इससे क्या कर रहा है कि ए ने जो डी से कहा ऐसा कि मेरे लिए ऐसा लिखा है और अब मैं उससे बदला लूंगा, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, ए जो नाम का व्यक्ति है उसका मोटिव पता चलता है फॉर द असोल्ट, तभी तो उसने मारा मारा है ना जाके, ए के ऊपर यही तो इल्जाम है कि क्वेश्चन इज वेदर ए असोल्टेड बी, तो ए ने असोल्ट किया है बी के साथ, ये कैसे पता चल रहा है, तो सी इस बात को बता रहा है कि ए को उसने कहते हुए सुना है डी से, कि ए कहता है डी से कि बी नाम के व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे चोरी का इल्जाम लगाया मेरे ऊपर और उसके लिए लेटर लिखा है, और मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा, कि ऐसे ऐसे कैसे इल्जाम लगा दिया उसने, तो अब उससे इरादा पता चल गया ना, मोटिव, कि इसने ही पीटा है इसे, तो ये है इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए सेक्शन नंबर 145, ये बात समझ में आ गई क्लियर? सेक्शन नंबर 145 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 145 जो है वो आपको बताता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। क्रॉस एग्जामिनेशन कब होगा, तो कह रहा है कि प्रीवियस स्टेटमेंट आपने अगर दिए थे, सपोज करो उनका भी एग्जामिनेशन, जैसे कि आपने एफआईआर लिखवाई थी, एफआईआर में भी तो अपने स्टेटमेंट देते हो, इसके अलावा 162 जो है आपके सीआरपीसी का, उसके अंदर भी आप स्टेटमेंट देते हो, जब आपके घर पे पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने तो आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो जो आपसे पूछती है। इसके अलावा जहां जहां भी आपने दिए, जैसे 164 में भी आपने स्टेटमेंट दिए, तो जो भी स्टेटमेंट आपके द्वारा प्रीवियसली दिए गए हैं कभी भी, उन स्टेटमेंट को लेकर के
पार्टी जो है, एडवर्स पार्टी क्या करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। क्यों करेगी? क्योंकि आज तो आप कुछ कह रहे हो, पहले कुछ कहा था आपने, तो अब दोनों में कन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, दोनों ही स्टेटमेंट में आज कुछ कह रहे हो, पहले कभी कुछ और कह रहे थे, तो इस चक्कर में वो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। पूछेगी कि आप वही बता रहे हो जो पहले बताया था आपने, आपने फिर वो बताएगा कि तुमने पहले तो कुछ और बताया था, आप कुछ और बता रहे हो, ऐसे करके। तो ये कहां बात लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 145 में बता रखी है कि कोई किस चीज का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो कह रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन किसका किया जाएगा, प्रीवियस स्टेटमेंट का भी किया जाएगा जो आपने बोले हैं। देखो क्या लिखा है, a witness may be cross examined as a previous statement made by him in writing or reduced in writing। FIR में लिखता है ना कि राइटिंग में या रिड्यूस इन राइटिंग, दोनों में होता है। या 162 में आप लिख नहीं सकते, तो आपने क्या दिया, बोला है रिलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन, लेकिन रिलेवेंट होगा मैटर इन क्वेश्चन से, जिससे भी आप संबंधित बता रहे थे, विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड, बट इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। अंडरलाइन कीजिए से, यदि वो कॉन्ट्राडिक्ट है जो आपने अभी राइटिंग में लिखा था, तो फिर हिज अटेंशन मस्ट, तो फिर बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बी कॉल टू दोज पार्ट ऑफ इट वी आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट हिम। क्लियर हो रही बात, कि जो जो आपने पहले कुछ कहा था और आप कुछ कहा है, सिमिलर मिला जब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अलग अलग बातें निकली तो फिर उनको अलग से छांट लिया जाएगा कि भाई पहले ये कुछ कह रहा था, अब कुछ कह रहा है, तो क्या ऐसी है कि लोगों की बात पे विश्वास किया जाएगा, तो उसका वीक हो जाएगा एविडेंस, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसलिए लिख रहा है विच आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम, तो उन चीजों को जो अलग हो रही हैं उन्हीं को आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो उससे पूछेगा भाई पहले तुम क्या कह रहे थे, अब क्या बता रहे हो, ऐसे करके। तो यहां पर एक तरीके का बता रखा है राइट कि क्रॉस एग्जामिनेशन किन चीजों का किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बनेगा बस। क्लियर? आगे देखिए सेक्शन नंबर 164 146 क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब यहां पर क्या कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लोगे आप, क्या कह रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है आपको, लेकिन आप क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे तो पूछोगे बहुत कुछ उससे। तो कह रहा है कि वो ही पूछ सकते हो जो लॉ ने आपको अधिकार दे रखा है, जो कानून के कानूनी तौर पर सही चीज है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी पूछ लोगे। तो इसलिए कह रहा है कि क्वेश्चन भी उसी तरीके के होंगे उस क्रॉस एग्जामिनेशन में, लॉफुल होने चाहिए। अब देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना 146 पे। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है प्री के लिए, मेंस के भी लिए आ सकता है। क्या कह रहा है, व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन, जब विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो ही में एडिशन टू द क्वेश्चन हियर इन बिफोर रेफर टू बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन विच स्टैंड। तो कह रहा है कि फिर वहां पर जो व्यक्ति है जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, उससे कुछ वो क्या है, एडिशन में कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता है अगर चाहे तो। कह रहा था ना कि केवल एग्जामिनेशन चीफ में जो पूछे गए उनको ही नहीं पूछेगा, उसके अलावा भी पूछ सकता है, तो वही चीज आप 146 में लिखी हुई है। कहां पे पढ़ी थी ये बात हमने, सेक्शन नंबर 138 में। क्या लिख रहा है, टू टेस्ट हिज वेरेसिटी, उसकी बातों की सत्यवादिता, कि कितना सच बोलता है वो, कितना झूठ बोलता है, सबसे पहले तो उसका टेस्ट कर सकता है वो, फिर उससे टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो यही देखा जाएगा ना कि कितना सच बोलता है वो व्यक्ति, और कि उसकी बात पे विश्वास कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन करेगा उससे। इसलिए कह रहा है कि सबसे पहले तो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करेगा, उस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा उसकी वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए। टू डिस्कवर हु इज और हैंड एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, उसका स्टेटस क्या है, उसकी उसमें पोजीशन क्या रही है, कैसे काम करता है वो, उस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि उसने अपनी अपनी लाइफ में क्या पोजीशन पोजीशन ग्रहण की है, और साथ ही साथ उसके क्रेडिट को लेकर के भी उससे उसको शेक करेगा, बार बार उसकी करेक्टर को लेकर के सवाल करेगा,
कि तुम ये बताओ ऐसे हुआ था, ऐसे कैसे हुआ, तुम क्या उस महिला के घर जाते थे क्या, तुमने ये काम किया क्या, तुमने पहले ये इस तरीके की कुछ किए एक्ट। तो इस तरीके की सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हमारी बात हो रही है यहाँ पर कि एक तो ये हो गया टू शेक हिज क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि उसकी जो करेक्टर है उसको लेकर के सवाल किए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या किए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे उसकी करेक्टर को इंजरी पहुंच सकती है। Although the answer to such question might tend directly indirectly to criminate him, और ऐसे भी क्वेश्चन जो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिमिनेट कर सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे आरोप लग सकते हैं जिससे कि उसे सजा भी हो सकती हो, पेनल्टी भी लग सकती हो, फॉरफीचर हो सकता है। माइट एक्सपोज टेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पेनल्टी और फॉरफीचर मतलब उसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सपोज किया जा सकता है। सपोज करो उसे कहा जाता है कि भाई तुम बताओ तुम्हारी ये प्रॉपर्टी जो है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इसके, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है ही नहीं, तुमने तो इसके जाली नोट बनवा रखे, जाली कागजात बनवा रखे हैं, फॉर काउंटर फीटिंग का, काउंटर फीट का कागज बनवा रखे हैं। तो फिर फर्जी जो कागजात हैं उनके आधार पर फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ये प्रॉपर्टी तुम्हारी या पिताजी की है, या तुम्हारे पास ये कहां से आई, तुम्हारे पिताजी के पास कहां से आई, ये तो मुझे लगता है कि ए नाम के व्यक्ति की है। तो घुमा फिरा करके ऐसे क्वेश्चन करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही बात आपने एक और सेक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा था सेक्शन नंबर, जहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। किससे नहीं किए जा सकते, महिला से किए नहीं जा सकते। बैड करेक्टर के उसमें पढ़ा, ओ करेक्टर के उसमें पढ़ा था ना चैप्टर में। चैप्टर सेक्शन नंबर कौन सा था, 53A, सेक्शन नंबर था 53A। उसके अंदर इस तरीके की बातें पड़ी थी। तो यहाँ पर भी सेम ही तरीके की बता रहा है, कह रहा है वैसे तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन अगर रेप से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है तो ऐसे केस में कंसेंट के रिगार्डिंग जब क्वेश्चन पूछोगे तो उस महिला के ऊपर इस तरीके के क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछोगे, कि उस महिला या विक्टिम के ऊपर आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसकी ही प्रीवियस जिंदगी के बारे में ऊटपटांग क्वेश्चन कर रहे हो, कि तुम्हारे तो पहले इतने रिलेशन रहे हैं, इतने बॉयफ्रेंड रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें नहीं पूछोगे, और जिससे उसका करेक्टर को इमोरल या उसको डैमेज हो, या उसकी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तुमने तो इतनी शादी कर ली तो अब तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती, तो ये सारी चीजें नहीं पूछी जा सकती, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन नंबर 147। सेक्शन नंबर 147 भी इसी तरीके की बात करता है। व्हेन विटनेसेस टू बी कंपेल्ड टू द आंसर, क्या विटनेसेस को आंसर करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान या एग्जामिनेशन के दौरान क्या कंपेल किया जा सकता है। तो कह रहा है उसके लिए ऐसी प्रोसीडिंग के अंदर सेक्शन नंबर 132 लागू हो जाता है। पढ़ा है ना 132, क्या कह रहा था वो, कह रहा है कि अगर किसी ने राइटिंग में लिख के दे दिया तब तो उसे बाध्य किया जा सकता है और उससे पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति जब वो विटनेस के तौर पर आ रहा है तो उसके ऊपर प्रोवाइजो कहता है कि अगर ऐसा कोई क्रिमिनेट मैटर हो रहा होगा तो उसके उन चीजों के ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने झूठ बोला किसी केस में किसी मैटर में तो फिर उसे बख्शा भी नहीं जाएगा, फिर उसके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। इसलिए साफ साफ कह दिया कि इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैटर रिलेटेड टू द सूट और प्रोसीडिंग, मतलब सिविल केस में या क्रिमिनल केस में कोई भी क्वेश्चन उससे किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति से, तो 132 जो है वो अप्लाई हो जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर। क्लियर। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 148 देखिए। 148 जो है ये कह रहा है कि यहां पर कभी कभी कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है आपके लिए
कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन रेज करते हो ना कि साहब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है उटपटांग तरीके के, तो क्वेश्चन क्या कर सकता है, कोर्ट जो है आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कहेगा भैया ऐसे क्वेश्चन मत पूछो फालतू के। तो ये जो कोर्ट जो रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है उसके बारे में आपको यहां पर बता रखा है सेक्शन नंबर 148 में। वो डिसाइड कर सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछोगे आप उससे। तो इसलिए क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहले कोर्ट को भी दिखाए जाते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाए और क्या नहीं पूछे जाए। हाँ, ये लिखा हुआ है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड। कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड व्हेन विटनेस को कंपेल टू आंसर, क्या विटनेस को कंपेल किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये ये जो है सेक्शन नंबर 148 में पावर दी गई है किसको, कोर्ट को, कि वो डिसाइड करेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाए कैसे नहीं पूछे जाए। देखिए क्या लिखा है, इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैटर नॉट रिलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो सूट और प्रोसीडिंग से रिलेवेंट ही नहीं है तो क्या पूछा जा सकता है, तो कह रहा है नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कब पूछा सकता है, एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज करेक्टर। अगर वो करेक्टर उस विटनेस की करेक्टर को इंजरी पहुंचा सकता है, अफेक्ट कर रहा है और वो जानता है कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, कोर्ट शैल डिसाइड, ये कोर्ट डिसाइड करेगा ऐसे केस में वेदर और नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू द आंसर इट, कि क्या कोर्ट यहां पर डिसाइड करेगा कि क्या उस व्यक्ति को इस तरीके का इस जो इससे क्वेश्चन किया गया है करेक्टर को लेकर के, उसके क्रेडिट को लेकर के, कहां बताई थी बात अभी, सेक्शन नंबर 146 में। तो फिर इससे क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो, इसलिए लिख रहा है कि उसको कंपेल किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, और विटनेस को पहले ही वार्न कर देगा कोर्ट, कहेगा, लिखा है मे थिंक इफ इट, अगर कोर्ट को लगेगा तो उसको क्या करेगा, वार्न करेगा, चेतावनी देगा, और क्या कहेगा, विटनेस दैट ही इज नॉट ऑब्लाइज टू आंसर इट, उससे कहेगा कि तुम कोई बाध्य नहीं हो आंसर देने के लिए, तुम देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो। और साथ ही साथ बता देगा इन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन, जब वो अपनी डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज करेगा तो कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसीडरेशन। जब भी ऐसी पावर का इस्तेमाल करेगा सेक्शन नंबर 148 की, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, तो इसमें कुछ 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशनों का वो ध्यान रखेगा, तभी वो मैटर को डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन पूछे जाए या नहीं पूछे जाए, इनको ध्यान में रखते हुए। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं देखिए पहले, सच क्वेश्चन आर प्रॉपर। पहली बात तो कह रहा है कि क्वेश्चन जो है वो उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं, कुछ भी पूछ रहे हो आप। इफ दे आर ऑफ सच नेचर दैट द ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन conveyed by them would seriously affected opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter which he testify। एक तो उचित होना चाहिए और उसमें नेचर ऑफ ट्रुथ की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, ट्रुथ की, सत्यता के बारे में जानकारी होती हो, इस चीज को ध्यान में रखेगा, और सीरियसली अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अपना ओपिनियन दे सकता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। पहला तो ये बता दिया। दूसरा क्या कह रहा है, सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो फिर तो वो पूछने के लिए कह देगा इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर है तो क्या बोल देगा, क्या, तो कह रहा है कि सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा, किसके द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो अनुचित है, तो इफ इम्प्यूटेशन विच दे कन्वे रिलेट टू द मैटर रिमोट इन टाइम, उसका आगे कोई और प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे कैरेक्टर को नुकसान पहुंच सकता है उस व्यक्ति के को। ठीक है, यहां पर ये देखेगा कि कोई अफेक्ट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, क्या उसको स्लाइट डिग्री का ये हार्म पहुंच रहा है, इंजरी पहुंच रही है, इन सब चीजों को, क्योंकि वो अनुचित है ना, प्रॉपर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अनुचित है और उससे कोई हार्म पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इन बातों को भी ध्यान रखेगा। जैसे सपोज करो प्रॉपर है लेकिन ऐसा इंप्यूटेशन, ऐसा एलिगेशन उसके ऊपर लगा करके क्वेश्चन पूछ रहा है उसके क्रेडिट को लेकर के, लेकिन सीरियसली अफेक्ट हो रहा है, लेकिन उससे कुछ जानकारी ट्रुथ निकल सकता है, कोर्ट फिर तो आंसर करने के लिए कह देगा। लेकिन जहां पर ऐसा लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन ही अनुचित है, इररिलेवेंट है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, और फिर उससे भी लग रहा है कि कोर्ट को कि यहाँ पर कोई सीरियस अफेक्ट नहीं हो रहा उसे, तो फिर उसको, जब सीरियसली अफेक्ट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत है क्या, फिर कोर्ट एग्री हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, करवा लो। और अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं है तो फिर मना कर देगा।
इसी तरीके से लिख रहा है सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर इफ देयर आर ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्प्यूटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस करेक्टर और इंपॉर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस। अब कह रहा है कि क्वेश्चन ऐसा किया गया है जो बिल्कुल अनुचित है या उचित नहीं है, और उससे यदि ऐसा हो रहा है कि ग्रेट डिसप्रपोर्शन हो रहा हो किनके बीच में, इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्प्यूटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस करेक्टर, विटनेस के विटनेस का जो करेक्टर है उसको लेकर के, ठीक है, उसको लेकर के कोई इंपॉर्टेंट वो की जा रही है, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उससे कुछ पूछा जा रहा है, या उसके एविडेंस को, जो विटनेस ने जो एविडेंस दिए हैं उनको लेकर के कोई कुछ चीज पूछी जा रही है, लेकिन क्वेश्चन तो इम्प्रॉपर है लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखेगा कि क्या चीज फायदे में आएगी क्या नहीं आएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेगा। और कोर्ट चाहे तो इफ इट सी फिट, यदि उसे उचित लगता है, कोर्ट में ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर। और अगर कोर्ट ने तो देख लिया कि वो आंसर को रिफ्यूज कर रहा है, कोर्ट विटनेस मना कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा आंसर, तो अगर कोर्ट चाहे तो अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकता है इनफेरेंस दैट आंसर इफ वुड बी अनफेवरेबल। कोर्ट यहाँ पर ये भी निर्देश दे सकता है कि भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल उचित था और उसने आंसर नहीं दिया इसका, जबकि हम कंपेल तो कर नहीं सकते उस व्यक्ति को, लेकिन उसे लगाएगा कोर्ट को यहाँ पर कि आंसर नहीं दे रहा तो अब बाध्य तो कर नहीं सकता उस व्यक्ति को, विटनेस को। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोर्ट को लगेगा कहीं ना कहीं इसके ही अगेंस्ट है ये चीज, क्योंकि इसका इसने आंसर दिया तो ये खुद फंस जाएगा, इसलिए क्या है इसके अनफेवरेबल है। इस चीज का ओपिनियन जो है कोर्ट ड्रॉ कर सकता है उसके खिलाफ नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के, क्योंकि उसे आंसर देना चाहिए था अगर वो सच था, सच नहीं है तभी तो झूठ बोल रहा है या आंसर नहीं देना चाहता, या इसका मतलब क्या है वो बचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यहां पर लिखा है देखो, इनफेरेंस द आंसर, विटनेस रिफ्यूजल टू द आंसर, जब विटनेस रिफ्यूज कर देता है आंसर देने से, जवाब देने से, द इन्फेरेंस दैट द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। तो इसका मतलब ये क्या है, कोर्ट उसके लिए ओपिनियन बना सकता है कि ड्रॉ कर सकता है ओपिनियन कि वो उसके अगेंस्ट है ऐसा क्वेश्चन जो है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर? तो इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट तय कर सकती है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाए और क्या नहीं पूछा जाए। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से एक और सेक्शन देखिए, सेक्शन नंबर 149। हाँ ज्योति जी, क्लियर हो रही है बात? ज्योति जी समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। क्वेश्चन जो है किसी व्यक्ति से जो है कब नहीं पूछा जा सकता, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अगर आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है और खामा खा के क्वेश्चन पूछ रहे तो वो भी तो इम्प्रॉपर ही है। तो आपने अगर कोई भी रीजनेबल ग्राउंड, जब आपके पास कोई उचित आधार ही नहीं है क्वेश्चन पूछने का, और आप कह रहे हो कि ये तो साहब उस पर्टिकुलर डकैती में लिप्त था, और आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, आपसे कोर्ट ने कहा कि बताओ क्या ग्राउंड है, तो आपने तो इस तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर बेइज्जती कर दी ना उसकी, कि वो डकैती के अंदर था या चोरी करता था। समझ में आ रही? क्योंकि डायरेक्टली आपने क्वेश्चन ऐसा किया तो इनडायरेक्टली तो उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा उसकी इमेज को, तो ये चीज है। तो इसलिए कह रहा है कि आपने अगर रीजनेबल ग्राउंड को नहीं देखा और बिना किसी रीजन के ही आपने कोई क्वेश्चन कर दिया, तो उस पार्टी को सजा भी हो सकती है। इसलिए पहले ही उसने बता दिया उसको। कह रहा है कि नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 145। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जो 148 के अंदर, सेक्शन नंबर 148 में बता रखा है, तो उसे नहीं पूछा जाएगा अनलेस द पर्सन आस्किंग इट हैज रीजनेबल ग्राउंड, जब तक कि उस व्यक्ति के पास क्या नहीं हो, रीजनेबल ग्राउंड नहीं हो फॉर द थिंकिंग दैट इम्प्यूटेशन विच इट कन्वे इन इज वेल फाउंडेड, और उसको पता हो और उसको पता चला हो कहीं से और उसके ऊपर उचित जानकारी हो कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी एक एग्जांपल, इलस्ट्रेशन ये देख लो उससे समझ में आ जाएगा। ए बैरिस्टर, एक ए जो नाम का व्यक्ति है वो बैरिस्टर है, इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी, और वकील, अब वो इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है बट जो अटॉर्नी या वकील के द्वारा दी गए हैं, एन इंपॉर्टेंट विटनेस
इज अ डेकॉइट, और वो कह रहा है कि जो ये विटनेस है वो कौन है, डेकॉइट है। दिस इज द रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग विटनेस वेदर ही इज अ डेकॉइट। अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है तभी वो पूछ सकता है कि क्या तुमने डकैती की है कभी। तो अब तो भाई दूसरा पार्टी जैसे विटनेस सुनेगा तो वो तो पहले ही चौंक जाएगा, ये क्या कह रहा है, डकैती की है मैंने। तो डायरेक्टली तो नहीं कहा, वो कह रहा है केवल उससे क्वेश्चन ही कर रहा है, क्या तुमने कभी डकैती की है। तो इस डकैती के कहने से ही क्या हो गया, उसके ऊपर एलिगेशन लगा दी उसने इस तरीके की, वो तो इल्जाम लगा रहा है ना उस पे। तो ऐसे करके अगर रीजनेबल आपके पास ग्राउंड नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, और अगर कर दिए तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो उसके बारे में बता रखा है सेक्शन नंबर 50 के अंदर। सेक्शन नंबर कौन सा है, 150। ये कह रहा है कि क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने बिना रीजनेबल ग्राउंड के ही उससे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो कह रहा है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के ही अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन उससे किया है तो कोर्ट क्या प्रोसीजर चलाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ, किसके खिलाफ चला रहा है, विटनेस के खिलाफ या उस वकील के खिलाफ, किसके खिलाफ चलाएगा, अरे वकील के खिलाफ ही चलाएगा। क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कर रहा था, वकील ही तो करते हैं, तो वकील के खिलाफ चलेगा वो। देखो क्या लिख रहा है, इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, कोर्ट का ये ओपिनियन है दैट एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, कोर्ट का ओपिनियन है कि भैया बिना कोई रीजनेबल ग्राउंड के उससे इस तरीके का क्वेश्चन किया गया है, किसके द्वारा, बैरिस्टर के द्वारा, प्लीडर, वकील, अटॉर्नी के द्वारा। तो जो है रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट, तो ऐसी ऐसी उसकी रिपोर्ट बना करके हाई कोर्ट को दी जाएगी उस कोर्ट के द्वारा कि साहब ऐसे ऐसे इसने इस तरीके के क्वेश्चन पूछे उससे, या अदर अथॉरिटी जो है हाई कोर्ट के अलावा किसी अदर अथॉरिटी को दी जाएंगे, किसके रिगार्डिंग, ऐसे बैरिस्टर, लीडर और वकील के खिलाफ, और फिर उसके प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्लियर। तो आपने देखा होगा लाइसेंस भी रद्द हो जाते हैं, वही चीज है यहाँ पर। अब कह रहा है इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन। अब बहुत बार आपने देखा होगा जब आपने इस तरीके की मूवीज देखी हैं तो उसमें किस किस तरीके के भद्दे तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अब ये जो आपसे पहले ही उसने कह दिया था कि भाई रेप के मामले में भी नहीं कर सकते आप, तो कह रहा है इसी तरीके के इनडिसेंट, जो किसी के लिए समाज में बताने लायक शब्द नहीं हो, इस तरीके के शब्दों का यूज नहीं करोगे, और ना ही स्कैंडलस, जो बहुत ही इस तरीके के हैं क्वेश्चन, उनको भी आप नहीं कर सकते जब तक कि आपकी कोई मजबूरी ना हो। नहीं तो कहीं आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो कोर्ट के सामने, ठीक है, उसे डराने के धमकाने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब तक जरूरी नहीं हो तब तक तो नहीं करोगे, और अगर करा तो फिर वही बात है, वो कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। इसलिए कह रहा है सेक्शन नंबर 151, देखिए ये सारे रूल्स हैं कि आप जब एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे। क्लियर हो रही है ना बातें। तो कह रहा है कि कोर्ट में आप फॉरबिड, कोर्ट क्या करेगा, फॉरबिड एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को या इंक्वायरी को विच इज रिगार्ड टू द इंडिसेंट और स्कैंडलस, अगर कोई इंडिसेंट है, कोई क्वेश्चन, कोई इंक्वायरी या स्कैंडलस है तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। हाँ, उनको निषेध कर देगा, खारिज कर देगा, रोक देगा, रेस्ट्रिक्शन लगा देगा उनपे। ऑल्दो द क्वेश्चन और इंक्वायरी मे हैव सम बियरिंग ऑन द क्वेश्चन बिफोर अ कोर्ट, जो भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन लाए गए हैं, किए जा रहे हैं उनके ऊपर, अनलेस दे रिलेट टू द फैक्ट इन इशू, जब तक कि वो कोई फैक्ट इन इशू से रिलेटेड ना हो, कि भाई पूछना ही जरूरी है क्योंकि ऐसी घटना हुई है तो, और टू मैटर्स नेसेसरी टू नोन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द फैक्ट इशू एग्जिस्टेड। लिखा है ना, मैटर इज नेसेसरी टू नोन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, कोर्ट में ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब उस केस को डिसाइड करने के लिए वो मैटर्स के बारे में क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तब तो पूछेगा, और फिर नहीं तो नहीं पूछेगा।
आगे देखिए सेक्शन नंबर 152 कह रहा है क्वेश्चन इंटेंडेड टू द इंसल्ट और अनॉय। इस तरीके के क्वेश्चन भी नहीं किए जाएंगे कि जब उसी के ऊपर उसके माँ के ऊपर उसकी बहन के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हो, मतलब ऐसे जो इंसल्ट कर रहे हो या उसको परेशान करने वाले हो। तो कह रहा है इस तरीके के क्वेश्चन भी नहीं किए जाएंगे, मतलब उसके घर में ही लोगों के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट में फॉरबिड, इसके ऊपर भी निषेध लगा दिया। तो ऐसे दो दो केस है जिनमें रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच अपीयर टू इट, जो उसे दिखाई देता है इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, कि ऐसा कोई क्वेश्चन किया जा रहा है वकील के द्वारा जो इंसल्ट और अनॉय कर सकता है किसी विटनेस के साथ, दो प्रॉपर इन इटसेल्फ appear to the code need lessly offensive in the form। ठीक है। हम्म। तो ऐसे केस में फिर मना कर देगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। ठीक है। चलो 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक है।